दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं मानव के उत्सर्जी अंग के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी मनुष्य के जीवन में इन अंगों की क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या भूमिकाएं हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं और कहां से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न हो सकता है एग्जामिनर का हमसे यहाँ से क्वेश्चन करने का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी अंग, जैसा कि आप सभी समझ पा रहे होंगे, उत्सर्जन से हमारा तात्पर्य है शरीर के वे सारे तत्व जो अवशिष्ट के रूप में हैं, यानी हमारे लिए जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, उन सारे पदार्थों का शरीर के अंगों के माध्यम से उनको बाहर निकाले जाना ही हमारा क्या होता है, उत्सर्जन। तो मैंने इस डिफिनेशन को भी लिख रखा है कि आप इस डिफिनेशन को देखें और समझें कि आखिर में होता क्या है। जैसा कि मैं जितने भी टॉपिक्स बनाता हूँ उसमें आप सभी को मैंने इसके बारे में बता रखा है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। अगर दोस्तों हम उस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं तो उससे बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आसानी से समझ पाएंगे, और अगर एग्जाम में कोई परिवर्तन भी होता है, कोई चेंजमेंट्स भी होता है, तो भी हमें कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए हम सारे प्रश्नों को फेस आउट कर पाएंगे और उसके सही आंसरों तक यानी उत्तर दे सकते हैं। आइए सबसे पहले दोस्तों समझते हैं उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। अगर हम दोस्तों बात करें इस टॉपिक के अंतर्गत तो हम पहला पॉइंट जो हमारा आता है उत्सर्जन तंत्र, यानी इसको समझते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो आता आपका यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल होते हैं। को निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में हम अपनी मैंने जो आपको डिफिनेशन बताई, यानी वे सारे अवशिष्ट पदार्थ या विषैले पदार्थ जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, वो क्या होता है कि हमारे शरीर के द्वारा उनको निकालना जाना ही क्या कहलाता है, आपका उत्सर्जन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको उत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में आपने समझा। अब समझते दोस्तों कि उत्सर्जी अंग हमारे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उत्सर्जी अंग के बारे में अगर दोस्तों बात करते हैं तो वो मुख्य चार होते हैं। एक आपका आता है वृक्क यानी किडनी, दूसरा आता आपका त्वचा यानी स्किन, फिर आता आपका फेफड़ा जिसे कहते हैं लंग्स, यानी फिर आता आपका यकृत यानी लीवर। यानी मुख्य रूप से अगर दोस्तों बात करें तो ये चार होते हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनता है, कभी कभी क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा इनमें से शरीर का उत्सर्जी अंग क्या नहीं है या उत्सर्जी अंग है, तो आपको ये चार विकल्प में से कोई एक एक्स्ट्रा डाल दिया जाएगा, या फिर क्या होगा, तीन विकल्प आउटडोर से डाल दिए जाते हैं, एक विकल्प आपका इससे रिलेटेड होगा। यानी आपको ध्यान क्या देना होगा, किडनी, स्किन, लंग्स और लीवर हमारे क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं वन बाय वन इन अंगों के बारे में चर्चा करते हैं, इन ऑर्गनों के बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें तो कंफ्यूजन आपका यहाँ पे वृक्क और किडनी का होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पेपर में अक्सर क्या होता है, आप किडनी किडनी पढ़ के जाते हैं और वहां पे क्या आ जाता है, एकदम से वर्ड आ गया वृक्क वर्ड। अब जब वृक्क वर्ड लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सी मलाई आ गई, ये कौन सा नया शब्द आ गया। तो ध्यान दें हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो अभी क्या है कि ज्यादातर पेपर में जनरली तो किडनी इस तरीके लिखा होता है, लेकिन कभी कभी हमारा जब एसएससी वगैरह के एग्जाम हम देते हैं या इस तरीके यूपीएससी के पेपर्स में हैंडल करते हैं तो वहाँ पे शुद्ध हिंदी लिखी होती है। इंग्लिश में तो आपको मिलेगा माध्यम में किडनी, लेकिन हिंदी में क्या लिखा होगा, वृक्क लिखा होगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों ही एक ही आर्गन के नाम है, एक ही अंग है। आइए समझते पहला पॉइंट। प्रत्येक किडनी 1,30,00,000 नलिकाओं से मिलकर बनी होती है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, किडनी एक क्या है, नलिकाओं का विशाल जंजाल है, नेटवर्क है। 1,30,00,000 नलिकाओं, आप समझ सकते हैं कि किडनी हमारा कितना एक महत्वपूर्ण आर्गन है और किडनी फिल्ट्रेट किस तरीके से हमारे शरीर के ब्लड को करती है और क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं किडनी की होती है, ये हमें समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किडनी फेल हो गई, तो डायलिसिस पे कुछ दिन तक तो चल पाते हैं लेकिन ज्यादा जीवन उनका चल नहीं पाता है, क्योंकि भाई जो नेचुरल रूप से हमारा बॉडी गिफ्टेड है ऑर्गन्स, उस ऑर्गन के बराबर हम चाहे जितना भी ऑर्गन को कुछ भी कर सकते हैं, यानी उसके प्लास्टिक सर्जरी कराएं या उसमें चेंजमेंट्स कराएं या उसको ऑपरेट करें, लेकिन वो उस तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि किडनी में कितनी नलिकाओं का समूह होता है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया होगा 1,30,00,000 नलिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिसको नेफ्रॉन, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन होता क्या, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों बात करें तो नेफ्रॉन ही किडनी की इकाई कही जाती है, इकाई है। तो क्वेश्चन कई बार इस तरीके पूछा है किडनी की इकाई क्या है, तो किडनी की इकाई दोस्तों क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अब देखिए किडनी आपने देखा होगा दो पार्ट में दिखाई देती है, आप कभी भी इसका डायग्राम देखेंगे तो उसमें किडनी के दो पार्ट यानी दो भाग दिखाई देते हैं। एक भाग जो होता है वो कहलाता है आपका कॉर्टेक्स और दूसरा क्या कहलाता है आपका मेडुला। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किडनी जो हम अगर बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका दिखती है, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से बनी होती है। तो इसका जो ये वाला भाग और ये वाला भाग वो दो अलग अलग पार्टों से मिलकर बना होता है। एक भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स और दूसरे भाग को बोलते हैं मेडुला। अब दोस्तों देखते हैं कि किडनी का कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो चलिए कार्य में अगर बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना। यानी रक्त में जो हमारे प्लाज्मा होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, या हम कह सकते हैं उसमें इतने सारे बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमने भोजन ग्रहण किया उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे शरीर के लिए घातक होती है। तो वो इन आर्गनों के द्वारा उनको छान कर फिल्टर करके अलग कर दिया जाता है, यानी शुद्ध चीजों को हमारे शरीर में जिसकी आवश्यकता जिस पार्ट को है वो शुद्ध चीज वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर यही चीज वहां तक शुद्ध नहीं पहुंच रही है दोस्तों तो अनेक बीमारियों से शरीर ग्रसित हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं शरीर में उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो पहले महत्वपूर्ण कार्य के बारे में आपने देखा, ये क्या करते हैं, रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना। किडनी रक्त में से ही अनावश्यक पदार्थ को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकालता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूरिन आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जो यूरिन का जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है वो क्या, हमारी किडनी उसमें बहुत सहायक होती है। किडनी क्या करती है, रक्त में से अनावश्यक पदार्थ को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ क्या करती है, यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देती है या निकलता है। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से चर्चा कर लेते हैं, एक पॉइंट आपका आ गया, अक्सर आप लोग सुनते होंगे डायलिसिस के बारे में कि फलाने व्यक्ति डायलिसिस पे है या उनको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, तो होता क्या, जब किडनी सही वर्कआउट नहीं करती है, सही कार्य नहीं करती है, तो जो किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना, वो फिल्टर नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, वो ब्लड चढ़ाते हैं उस शरीर में जो क्या होता है ऑलरेडी फिल्ट्रेट होता है, यानी किडनी को काम कम करना पड़ता है। यानी जितनी भी किडनी आपकी जिस पार्ट में जितनी खराबी रहती है उसी हिसाब से वो क्या है ब्लड का सर्कुलेशन यानी शुद्ध करके मनुष्य के शरीर में चढ़ाया जाता है। डायलिसिस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर बनता है तो आप इसको ध्यान लेंगे, डायलिसिस क्या होता है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अब दोस्तों आपने देखा कि बार बार यूरिन शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिन में किस चीज का क्या परसेंटेज होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट हमारा आता है सामान्य यूरिन में जो पानी का परसेंटेज होता है वो 95% होता है, और यूरिया का परसेंटेज के बारे में बात करें दोस्तों तो 2.7% होता है। लवण के बारे में बात करें तो 2% होता है, और यूरिक अम्ल के बारे में दोस्तों बात करें तो 0.3% होता है। तो ये आप रेशियो को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है। यानी पानी के बारे में बात करें तो 95% होता है, यूरिया के बारे में बात करें तो 2.7% होता है, लवण के बारे में बात करें तो 2% होता है, और यूरिक अम्ल के बारे में बात करें दोस्तों तो 0.3% होता है। उम्मीद करता हूँ ये परसेंटेज आप ध्यान करेंगे, और अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप दोस्तों वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स को भी तैयार करें। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। एक किडनी 1 मिनट में 125 ml यानी 125 ml अथवा एक दिन में 180 लीटर रक्त क्या करती है, फिल्टर करती है यानी पंप करती है। तो किडनी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका शरीर के लिए निभाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे
शरीर का एक अच्छा वातावरण या शरीर में एक्टिवनेस या शरीर में ऊर्जा का माध्यम क्या है, वो ब्लड है। तो फिर WBC RBC हमारे शरीर में क्या करती है, वर्कआउट करती है, रन करती है, जो ब्लड के माध्यम से शरीर के हर अंगों तक पहुंची रहती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक दिन में किडनी लगभग कितने लीटर रक्त फिल्ट्रेट करती है या फिल्टर करती है या पंप करती है, तो दोस्तों वो आंसर हो जाएगा आपका 180 लीटर। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है यूरिन का रंग, यानी हम बात करें तो सामान्य रूप में मूत्र जो आप कहते हैं उसी को हम यूरिन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि डॉक्टर ने कहा होगा, कभी कभी देखा होगा आपने, बहुत सारी समस्याएं अगर किसी व्यक्ति को रहती है तो यूरिन टेस्ट ही वो लिखवाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, तो यूरिन का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि यूरोक्रोम निर्माण करना कैसे होता है या किसके कारण बनता है, तो हीमोग्लोबिन के विखंडन के द्वारा क्या होता है, यूरोक्रोम का निर्माण होता है या बनता है। मानो यूरिन अम्लीय होता है, जैसा कि मैंने आप सबको अम्लीय और क्षार के बारे में बताया था कि सेवन जो हमारा होता है एक न्यूट्रल बिंदु होता है, उदासीन होता है। सेवन के नीचे अगर किसी का पीएच मान होता है तो दोस्तों वो क्या होता है, अम्ल होता है या अम्लीय होता है। और दोस्तों अगर इसके बाद पीएच मान 7+ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मान उसका होता है अगर, तो वो तत्व क्षारीय कहलाता है। तो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाता है मानो के यूरिन का पीएच मान क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूरिन का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, अम्लीय बोला जाता है। यानी जो भी आपका 7 से नीचे होते हैं पीएच मान, उन सारे तत्व क्या होते हैं, वो आपके अम्लीय होंगे, और 7+ होंगे तो वो सारे ही तत्व आपके क्या होंगे, क्षारीय होंगे। अब दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है जो कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताएंगे, मानव के ब्लड का पीएच मान क्या होता है और मानव के रक्त की प्रवृत्ति क्या है। ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, मानव ब्लड सर्च करें, वहां पे मैंने पढ़ा रखा, आप वहां से देखकर जरूर कमेंट्स करें। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों चर्चा करते हैं। किडनी में पथरी बनती है, यह कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया किडनी में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। आप सबने सुन रखा होगा कि फलाने के जो है किडनी में पथरी हो गई है या दिक्कत हो जाती है, परेशानी, तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट जब इकट्ठा होती है तो वो क्या एक पथरी का रूप ले लेती है। तो यहाँ से प्रश्न अगर आपसे बनता है तो आप इसको ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आपने अभी क्या देखा कि हमने सारे तत्व किसके बारे में चर्चा किया, उत्सर्जी अंग में पहला पार्ट जो हमने लिया वो किडनी के बारे में। तो हमने किडनी को समझा क्या होता है, इसके पार्ट कितने होते हैं, इसके बाद किडनी का कार्य क्या होता है। अब इसी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है स्किन यानी त्वचा। त्वचा के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है कि त्वचा भी हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे स्वीट ग्लैंड यानी आपके पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। हर एक व्यक्ति को क्यों वर्कआउट करने को बोला जाता है कि आप सुबह ऐसी एक्सरसाइज करिए, किसी भी मौसम में, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे जो भी है, एक बार शरीर से पसीना निकल जाना चाहिए या दौड़ना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे स्किन में भी होते हैं, जैसे फोड़ा है या फुंसी, व्हाटएवर शरीर में बहुत सारे आपने देखा होगा स्किन से रिलेटेड डिसीज उनको ज्यादा होती है जो लोग फिजिकल वर्कआउट कम करते हैं। यानी जो शरीर में हमें स्वीट ग्लैंड के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ निकल जाना चाहिए, पसीने के माध्यम से निकल जाना चाहिए, अगर वो नहीं निकलते हैं तो वही क्या करते हैं, अनेक बीमारियां हमारे स्किन में उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को दोस्तों। त्वचा भी हमारी क्या करती है, उत्सर्जन में सहायता करती है, किसके माध्यम से, स्वीट ग्लैंड यानी पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। दूसरा पॉइंट, शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा ही होता है, इसको ध्यान देंगे। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो वो हमारा स्किन यानी त्वचा है। आप देखें पूरे बॉडी में क्या है, स्किन ही है, त्वचा ही हमारी सबसे बड़ी अंग है।
आइए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फेफड़ा यानी लंग्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मानव शरीर में, तो मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं। साइंस साइड के स्टूडेंट को पता होगा, आर्ट्स साइड के स्टूडेंट ध्यान दें। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं। कुछ ऐसे तत्व हमारे होते हैं जिनको आप ध्यान में रखें, क्योंकि पेपर में हो सकता है CO2 ही लिखा हो, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ना लिखा हो। तो आइए, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन के द्वारा ही क्या करता है फेफड़ा, हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। एक शब्द दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, समझ लीजिए। मेटाबॉलिज्म शब्द आपको साइंस में बार बार प्रयोग किया जाता है, बार बार मिलता है। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या, इसको समझ लीजिए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। यानी जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के रूप में हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होगा, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उस फॉर्म को ही क्या बोला जाता है, मोटा आपका बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। यानी उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रहेगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है आपका तात्पर्य मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और भोजन क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट है, आपके वसा है, प्रोटीन है। ये जो भी चीज हम खाते हैं उनमें से अलग अलग तत्व हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, वो हम पोषक तत्वों के माध्यम से लेते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं। इस पॉइंट को एक बार और अपनी देख लेते हैं। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इसके द्वारा ही होता है। शरीर के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं कौन, लंग्स यानी फेफड़े। अब दोस्तों एक पॉइंट आपका आ जाता है यहाँ पे टिश्यू यानी ऊतक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, कोशिका का ही समूह आपका ऊतक कहलाता है, टिश्यूज कहलाता है। बार बार इसलिए मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरीके पूछता है आपसे, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को दोस्तों क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कोशिका क्या करती है, ऊतक का निर्माण करती हैं। और ऊतक क्या करते हैं, हमारे अंग का निर्माण करते हैं। और अंग निर्माण किसका करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और इससे बना हुआ हमारा मानव शरीर किसी भी चीज का क्या होता है, कॉम्बिनेशन यानी क्या होता है, एक समूह होता है। तो यानी हम बात करें तो सबसे छोटी यूनिट हमारी सेल्स जो होती है, उसी से सारी चीजें बनी होती है। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं यकृत यानी लीवर के बारे में। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, लीवर का मैं डिस्क्रिप्शन उसमें काफी दे चुका था। अब यहाँ पे ये पॉइंट आने के कारण हम ज्यादा तो चर्चा इसके बारे में नहीं करेंगे, केवल कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा किया जाएगा। आप पिछले जाएंगे वीडियोस में तो वहाँ आपने देखा होगा लीवर का बहुत बड़ा मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। यह हानिकारक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, यह हानिकारक पदार्थ अमोनिया और अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की सहायता से उत्सर्जित करता है। यानी सिंपल भाषा में हम समझ पा रहे हैं कि एक प्रकार से हमारा लीवर भी क्या होता है, उत्सर्जित अंग का एक पार्ट है। तो वो भी क्या करेगा, जिस तरीके से किडनी हमारा कार्य करती है उसी तरीके से हमारा क्या लीवर भी कार्य करता है, जिससे वो किडनी की सहायता से ये हमारे पास अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बात करें दोस्तों तो अमोनिया हो गया और अतिरिक्त प्रोटीन हो गया, यूरिया हो गया एवं यूरिक एसिड हो गए, ये सबको क्या करता है, किडनी के माध्यम से ये क्या करता है, उत्सर्जित करने में सहायता करता है या उत्सर्जित करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको पूर्णतया समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी दोस्तों रह जाती है तो आप चैनल पे लगातार बने हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से चैनल पर बताएं। और दोस्तों अगर किसी भी वीडियो में क्लियरिटी आपको नहीं आ रही है तो आप क्वालिटी को बढ़ाकर देखें। देखिए होता क्या है, वीडियो काफी बड़ी होती है, उसमें अगर आप 240 पे देख रहे हो, अगर इस पे नहीं दिख रहा तो आप 360 पर देख लें या फिर इसके आगे प्लस पर देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े नहीं होते हैं। वीडियो मुश्किल से मुश्किल आपके 20 मिनट के होते हैं या 15 मिनट के होते हैं। तो आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके देखिए और आप उसको तैयार करिए।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।